Superpowers are not built by the press conferences or the loud responses. Instead, they are built by the strategic patience, the supply chain resilience, the education in their pipeline, the military deterrence, and the currency influence. India is now positioning itself in a verge where it is not avoidable. India is not seeking for any validation for any country, be it any influential Asian country or any Western superpower, or if they claim to be one. आज इंडिया का 77th रिपब्लिक डे है। इसमें हम कुछ चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि एक साल में क्या क्या चेंज हुआ, इस एक साल में इंडिया ने कैसे खुद को पोजीशन किया इस टर्बुलेंट वर्ल्ड एटमॉस्फेयर में, जहां पर हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। यूएस की पोजीशनिंग, उसका पोस्चर बहुत अटैकिंग है टुवर्ड्स एशियन कंट्री, स्पेशली इंडिया के लिए। टैरिफ वॉर्स हुई और बहुत सारे चीज़ें इस बीच में हुई, जिसमें वेनेजुएला हुआ, जिसमें ईरान का भी रेजिम चेंज का स्ट्रगल चल रहा है, जिसमें कंप्लीट ग्लोबल साउथ जो है वो अलग एक मूड बना के बैठा हुआ है। वेस्टर्न पावर्स को धीरे धीरे नेगलेक्ट किया जा रहा है। ये सब सिनेरियो में इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। आज गणतंत्र दिवस है, 77वां गणतंत्र दिवस, और आज हम इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं और आपको एक बहुत बैलेंस और एक क्रिस्प एंड प्रिसाइज इंसाइट देंगे कि इस समय इंडिया कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिलिट्री पावर और डेटरेंस की। इस एक साल में अब जब से ऑप सिंदूर हुआ, आपने देखा कि किस तरीके से इंडियन फोर्सेस ने डोमिनेट किया, चाहे वो पाकिस्तान के स्पेस हो, चाहे ग्राउंड से जो भी आर्टिलरी शेलिंग हुई, फायर हुई, या फिर जो कुछ भी हुआ, उसमें इंडिया ने कितना डोमिनेट किया था और कितना डिसाइसिव ये स्ट्राइक थी। इंडिया ने इस समय जो अटैक किए ऑप सिंदूर के टाइम में, उन्होंने पाकिस्तान की पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी। आज तक एक कन्वेंशनल एक थॉट है जिसमें ये बोला जाता है कि कोई भी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज आपस में फाइट नहीं कर सकती, ऐसे ऑपरेशंस नहीं करती, क्योंकि एक डेटरेंस होता है जिसको न्यूक्लियर डेटरेंस बोलते हैं। पाकिस्तान हमेशा शायद वही खेलता रहा हमारे साथ, या हमारी पिछली सरकारें किसी वजह से उनके इस ट्रैप में थी कि शायद ये एस्केलेट होकर कहीं न्यूक्लियर लेवल तक ना पहुंच जाए। बट इन्होंने इस समय जो अभी की गवर्नमेंट है और स्पेशली हमारे आर्म फोर्सेस ने जो स्ट्राइक्स की पाकिस्तान पर, जो उस एस्केलेशन को, क्योंकि ऑप सिंदूर के टाइम में हमने टेररिस्ट हाइडआउट्स को टारगेट किया था, बट उसके अगेंस्ट में पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने इंडिया पर मिसाइल्स फायर की थी और स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स भेजे थे। सो उस समय जो इंडिया ने स्ट्राइक्स की, उनके एयरबेसेस को स्ट्रक किया, वो एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है कि आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अंडर रह के एक कन्वेंशनल वॉर पर ना जाके स्ट्रेटेजिक और एक डिसाइसिव सॉर्टी एयरफोर्स की और आर्मी का एक स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई बुली नहीं कर सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई अदर कंट्री हो, चाहे वो न्यूक्लियर कैपेबल हो या नहीं हो, क्योंकि हमारी सोवरेनिटी हमारे पास है और हमारा हर नागरिक, हमारी हर सरकार, हमारा हर सिपाही का एक कर्तव्य है, और जिसको अच्छी तरह कर रहे हैं कि अपनी सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुता की रक्षा करना। सो मिलिट्री डेटरेंस जो इस समय इंडिया ने दिखाई है, वो वर्ल्ड में एग्जाम्पलरी है। पूरी दुनिया में उसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि इंडिया की पोजीशनिंग जो एशिया में जिस जगह पे है वो बहुत ही क्रिटिकल है। वो चारों तरफ से, चाहे आप उसके ईस्टर्न फ्रंट्स देख लें, वेस्टर्न, नॉर्दर्न फ्रंट में देख लें चाइना, और साउदर्न फ्रंट पे ऑलरेडी श्रीलंका डिस्टेबलाइज ही है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये सब चीज़ें जो इंडिया के अगेंस्ट हैं, इसके बीच में मिलिट्री को अपने टारगेट्स, अपना फ्यूचर और अपनी प्रिपरेशन प्लानिंग्स जिस अकॉर्डिंग करनी है, और जितना उनको बैटल रेडी रहना है, वो हमें इस ऑपरेशन में दिखा था। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पोस्चर है मिलिट्री का फॉर द फ्यूचर, क्योंकि हम और एक्स्ट्रा सेफ फील करने लगे हैं इसमें। तो दूसरा पॉइंट है डिफेंस एंड सेल्फ रिलायंस, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। हमने हर बार ये चीज़ देखी है, हर बार फेस किया इंडिया ने, कि जब भी कोई चाहे वॉर हुई है या चाहे कोई भी जहाँ पर किसी भी आर्मी के थ्रू हमारे अगेंस्ट मसल फ्लेक्सिंग हुई है, वहाँ पर हम कभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं थे इन टर्म्स ऑफ वेपनरी। हमारे वेपन्स, हमेशा वेपन के लिए हमें अदर कंट्रीज पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। सो जो आत्मनिर्भर भारत वाला एक मुहिम चलाई थी प्रधानमंत्री जी ने, शायद ये मेक इन इंडिया प्लान, ये सब चीज़ें हमने उस टाइम सुना था जब कोविड के लॉकडाउन स्टार्ट हुए थे, जब हमने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी। वहाँ पर मास्क नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं था, वहाँ पर कुछ नहीं था, नहीं प्लानिंग थी। ऑफकोर्स वर्ल्ड में किसी के पास नहीं था, बट हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत अलग है, क्योंकि दुनिया
बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो चाहे उनके पास स्कैरसिटी भी होगी तो वो प्लान और मैनेज वैसे कर सकते हैं, बट हम बहुत ज़्यादा मात्रा में है इंडिया में, 1.45 और समथिंग बिलियन लोग हैं हम। सो जब हमें ये रिक्वायरमेंट आई और उसके बाद जब चाइनीज आर्मी के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ, तब भी हमने स्टार्ट किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं चाइना पर ट्रेड पे नॉर्मल स्टफ़ के लिए, बट मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए हम मोस्टली अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड थे। हमने शायद ना के बराबर ही चीज़ें उस टाइम तक बनाई थी, कुछ चीज़ें थी, पिनाका एंड ऑल। सो इस बीच हमने बहुत सारे एडवांसमेंट किए अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में और अपनी कैपेबिलिटी, जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है, जिसमें आप देख रहे होंगे स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स जो है इस समय जो इंडिया बना रही है, और इतने सारे स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ने इस टाइम लाइसेंस दिया हुआ बनाने के लिए, और बहुत बेहतर और बहुत नए टाइप के, और बहुत ही आप समझिए इस क्वांटिटी में वो बना सकते हैं। वो कैपेबिलिटी डेवलप हो गई, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे जो आर्मी की इंजीनियर कोर्स हैं जो खुद भी बना रही हैं। सो इस सेक्टर पर हमने आत्मनिर्भर वाला जो काम है वो बहुत ही एग्जाम्पलरी किया है और हम उसमें काफ़ी आगे चले गए हैं। हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने हमेशा, हम एक्चुअली हमारा ये नेचर भी है शायद इंडिया का, वो शुरू से ही रहा है, जितने भी हमारे सरकार आए या प्रधानमंत्री आए, हम लोग थोड़ा सॉफ्ट हैं। हम लोग हर जगह वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, बट वो जो हमारे डिप्लोमेसी है वो शायद हमारे अगेंस्ट ही रही मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने देखा होगा हमारे हर बॉर्डर पर, हर जगह पर कंट्रीज ऐसी हैं जिनके लिए ये एथिकल जो स्टैंड पॉइंट्स हैं इन पर वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते। उनका काम है कि हमारे यहाँ इंसर्जेंसी क्रिएट करना, नो मैटर वो एथिकल है या नहीं है। सो धीरे धीरे हमने अपनी डिप्लोमेसी को इतना चेंज किया इस समय में, हमने अपनी पूरी मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज कर दी। हमने ये बोल रहे कि हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि अगर बात हमारी अपनी एग्जिस्टेंस पे है, और हम ही अगर हर बार इस पेनफुल सिचुएशन में जहाँ पर हम अपने सिटीजन्स को, अपने मिलिट्री पर्सनल्स को, पीपल इन यूनिफॉर्म, एवरीवन, हम किसी को अगर उनको हार्म होने से नहीं बचा पा रहे हैं या हमारी सरकार नहीं बचा पा रही, तो मेरे ख्याल से उस डिप्लोमेसी को फ़ायदा नहीं जिसमें आप बोलते हो कि हम प्रोवोक नहीं करेंगे, हम आपको डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, हम प्रॉक्सी वॉर्स नहीं करेंगे। शायद इस फील्ड में, इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अब हमारे साथ एक आई थिंक वर्ल्ड स्टेज पर हमारा जो एक पॉस्चर है, एक हमारा इमेज बना हुआ है, वो इस टाइप का बना है कि वी आर टू बिग टू बी आइसोलेटेड और टू इम्पोर्टेंट टू बी बुलीड। सो हम बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम वर्ल्ड स्टेज पर, और शायद ये हम बने रहेंगे अगर हम सब इसी तरीके से इस डोमिनेंट पोस्चर को रखेंगे अपनी डिप्लोमेसी में। ये बहुत बड़ा फैक्चुअल एक डिसाइसिव पॉइंट होगा हमारे फ्यूचर के लिए। इकोनॉमिक ग्रेविटी जो मैं समझता हूँ, इकोनॉमी के मैटर पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, परचेज पावर पैरिटी, बहुत सारे हमारे कन्फ्यूजन्स भी हमारी जनता में, हमारे लोगों में, क्योंकि इसका कोई इतना इकोनॉमी एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। चाहे आप इकोनॉमिकल ग्रोथ या जीडीपी की बात करें या पीपीपी की बात करें, शायद हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम एक स्टेज पे हमें दिखता है कि हम थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दूसरी तरफ हमें दिखता है कि हमारा परचेज पावर पैरिटी कम है, या हमारा पर कैपिटा का जो इनकम है वो कम है, या ऐसे जो बेंचमार्क्स हैं वो सब हमारे समझ में नहीं आते। बट आप और हमें और आपको शायद ट्रस्ट करना चाहिए कि इकोनॉमी का मतलब बहुत बिग अम्ब्रेला है, जिसके अंदर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे जो की पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें डील करती हैं। बट अगर वर्ल्ड फोरम पर हमारी इकोनॉमी इतना स्ट्रेंथन हो रही है तो अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलना ही है। इतनी अब देखिए ना कि हमने कोविड के टाइम से अब तक कितने लोगों को सरकार फ्री में राशन दे रही है। एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जिस कंट्री को ड्रेन आउट कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स एंड मुगल्स, कंप्लीट इनका रिसोर्स से ड्रेन आउट करके हम कहाँ से कहाँ बिल्ड होते हुए आए हुए हैं। और रिसेंट ईयर में आई वुड गिव द क्रेडिट टू द करंट गवर्नमेंट, मोदी जी और उनके गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स एंड अपोजिशन भी, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उनका भी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं होता होगा। इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा मुश्किल है, बट हर इंसान जो इस टाइम इंडिया में है उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। हमारी गवर्नमेंट्स ने जो इन्वेस्टमेंट करा था एजुकेशन पे, आज से आप 20 साल पहले पीछे जाइए, उस टाइम पर जाइए जब जहाँ पर एजुकेशन और इंजीनियर्स की जो बाढ़ आई थी, एजुकेशन इतना एक हॉट टॉपिक बन गया था, वो शायद उस बोई हुई फसल को हम अब काट रहे हैं।
तो इस इकोनॉमी वाले टॉपिक पर एक और चीज़ आता है जो आता है करेंसी का डोमिनेंस, क्योंकि पूरी दुनिया का ट्रेड डिपेंड करता है डॉलर पर, यूएस डॉलर पर डिपेंड करता है, और कोई भी यूएस में फ्लक्चुएशन होता है उसका नुकसान हम सबको मिलता है, उसका नुकसान हम सब भुगतते हैं, चाहे वो, और शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से यूएस इतना डोमिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। इट्स नॉट लाइक कि यूएस अपनी मिलिट्री की वजह से ही डोमिनेंट है, ऑफ कोर्स उसकी मिलिट्री इज द बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, नो डाउट, द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, बट जो एक सॉफ्ट प्रेशर डालने वाला काम होता है वो आपकी इकोनॉमी करती है, आपकी करेंसी डिपेंडेंसी करती है। पूरी दुनिया का ट्रेड डिपेंड है डॉलर पे। सो इंडिया ने ग्लोबल साउथ में एक, नॉट ओनली इंडिया, पूरे ग्लोबल साउथ ने एक डिसीजन लिया कि दे विल सॉफ्टली डी डॉलराइज द ग्लोबल मार्केट। कंट्रीज आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर रही हैं अपनी ओन करेंसीज पर। इंडिया रसिया से डील करता है रुपीज पे या रूबल पे, अदर जो जितनी भी कंट्रीज हैं एशिया में, तो धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से शायद वो एंग्जाइटी डोनाल्ड ट्रंप में दिख रही है। उनका जो पोस्चर इंडिया के लिए इतना नेगेटिव है, इतना ऑफेंसिव पोस्चर है, वो शायद इसी का एक रीजन है कि उनको इस टाइम एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, क्योंकि डॉलर डिपेंडेंट इकोनॉमी पूरे दुनिया की इज द ब्लेसिंग फॉर यूएस एवरी टाइम थ्रू आउट दीज डेकेड्स। यूएस इसीलिए नहीं रहा क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस जो टॉप मोस्ट पावर है वो शायद इसी वजह से। इंडिया ने एक चीज और ट्रेड के मैटर पर, क्योंकि जब टैरिफ वॉर चला, जो ट्रेड हमारा हिट हुआ, ऑफ कोर्स हिट हुआ, हमारे को प्रॉब्लम आया, हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉब्लम आया, हमारे मार्केट्स हिट हुए, हमारा ट्रेड का जो कन्वेंशनल ट्रेड रूट्स हैं उनमें भी दिक्कत आई, क्योंकि अब एक सामान जो पहले यूएस में 50 रुपए का बिक रहा था, अब वो 500 रुपए का बिकेगा, तो कौन खरीदेगा उसको। हमारा ट्रेड ऐसे हिट हुआ क्योंकि हम पर टैरिफ इम्पोज किए गए। तो इंडिया ने सरेंडर नहीं किया, इंडिया ने प्रोवोकिंग जो स्टेटमेंट्स थे यूएस के उन पर भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इंडिया ने साइलेंटली काम किया। साइलेंटली करते करते इंडिया ने एक ऐसा इमेज बना दिया वर्ल्ड मैप पर, ग्लोब पे, कि ठीक है इंडिया चाइना के बराबर नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी में या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बट India can become China plus one. This is very significant. India can become China plus one in the Asian region, and China is the global hub for manufacturing. ये आपको पोस्टर दिखा होगा जब प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जो थे, इन लोगों का एक साथ फोटो आई थी, बहुत दुनिया में सब बात हुई। It was a message to the world that see we can align ourselves in a way that you cannot bully us. ये बहुत, it is very unlikely that India will shake hands with China, क्योंकि चाइना पर हम वैसे भी ट्रस्ट नहीं करते, बट जियोपॉलिटिक्स में कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं होते, ना होने चाहिए, क्योंकि हम इससे पहले बात किया मैंने कि हमारा जो पूरी डॉक्ट्रिन है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की डॉक्ट्रिन है, उसमें हम हमेशा सॉफ्ट रहे। हमने कभी कोशिश नहीं करी कि हम अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स से ऊपर या नीचे जाएंगे। हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स सेट हैं, बट एथिकल स्टैंडर्ड्स का आप क्या करोगे जब आपको हर दिन मार पड़ रही है, आपको फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, आपकी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, और दुनिया आपके सामने खड़ी है और आपको बोल रही है कि नहीं आप वो करोगे जो हम कह रहे हैं। बट एक टाइम तो आएगा ना, एक टाइम तो आएगा जब इंडिया बोलेगा कि नहीं, हमें अपने कंडीशंस पर काम करना है, और हमें अपने जो कंट्री के जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सो चाइना के साथ जाना थोड़ा अनलाइकली है इंडिया का, बट कुछ भी नहीं कह सकते। जियोपॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट चीज़ है, जिसमें रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं, रातों रात साइड चेंज हो जाती हैं, रातों रात दोस्तियाँ हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं ग्लोबल स्टेज पर। सो इंडिया, रशिया और चाइना का एक साथ आना एक तरीके से ट्रेड रीरूटिंग का मैसेज था वेस्टर्न कंट्रीज को, क्योंकि वेस्ट जो है उसकी एक डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड पे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। और शायद इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो इसीलिए है क्योंकि वो डॉलर है। एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, इंडिया ने हमेशा इन्वेस्ट किया एजुकेशन पर। एजुकेशन की जो फसल थी उसको हम वी आर रीपिंग इट नाउ, और उसका फ़ायदा हमें हो रहा है। चाहे कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए आप, हमारे टेकीज हैं, हमारे स्किल्ड मैन पावर वहाँ पर काम कर रही हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आप यूरोप ले लीजिए, आप यूएस ले लीजिए, वहाँ पर भी इतने हमारे लोग हैं जो उनके इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं।
आपने देखा होगा वीजा वाला H1B वीजा वाला केस में भी जब प्रॉब्लम खड़ी की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद यूएस कांग्रेस ने भी इस चीज़ पर थोड़ा चिंता जाहिर की थी कि इंडियन जो स्किल्ड मैन फोर्स है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, ये बात थी इंडिया की अपनी मसल फ्लेक्सिंग। एक साइलेंट तरीके से इंडिया ने खुद को एक की प्लेयर दिखाया वर्ल्ड स्टेज पर। उसके अलावा एक और डिसीजन जो बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जो चीफ गेस्ट हमारे यहाँ आए थे दो, आप उनका नाम जानते होंगे, नहीं जानते तो आप चेक कीजिए, पढ़िए उनके बारे में। बस आपको एक हिंट देता हूँ कि वो लोग यूरोपियन यूनियन से हैं, क्योंकि यूरोप इस टाइम डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में है यूएस के साथ जस्ट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप की पुअर फॉरेन पॉलिसी। ग्रीनलैंड वाले केस पर यूरोप इज नाउ डिवाइडिंग इट्स वेज फ्रॉम यूएसए, और इंडिया के लिए सही टाइम है कि अपनी प्रेजेंस वहां दिखाए। एंड इसीलिए जो मैं कह रहा था कि जियो पॉलिटिक्स वेरी डिफरेंट, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी क्रिटिकल। इट इज नॉट समथिंग लाइक यू विल अंडरस्टैंड इन वन डे। इंडिया और ईयू इस टाइम जो है वो साथ में आ रहे हैं धीरे धीरे। इंडिया और चाइना अब देखा होगा थोड़ा सा बहुत वार्म थोड़ा बना हुआ इनके बीच में। इंडिया रशिया वर ऑलवेज टुगेदर। एशियन कॉन्टिनेंट जो है उस पर धीरे धीरे आप देख रहे हो यूनिटी हो रही होगी, और एशिया प्लस यूरोप भी धीरे धीरे आपको क्लोजनेस आते हुए दिख रही होगी। मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है वो हमेशा रहेगी। मिडिल ईस्ट एक बाय प्रोडक्ट है यूएस का जो इंटरफेरेंस की आदत है दुनिया भर में, उसकी वजह से ही उसी का रीजन है। मिडिल ईस्ट में इस समय इंसर्जेंसी है। आज आप बोल रहे हो ईरान खराब है, कल आप ही थे जिन्होंने ईरान पे शरिया लॉ या सब कुछ ये सब इस्टेब्लिश किया था। पहलावी डायनेस्टी को आपने धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम कभी दूसरे समय पढ़ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का हिस्ट्री क्या है, मिडिल ईस्ट क्यों इतना बर्निंग फायर में हमेशा, और हर जगह यूएस का रोल क्यों है। आप कोई भी वॉर उठा के देख लीजिए, आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उठा के देख लीजिए, अगर आपको वहां पर यूएस और यूके के फुटप्रिंट ना मिले तो आप मेरा नाम बदल सकते हैं। यूएस हर जगह है, जिसने जहां उसका जैसे मन किया वैसे उस रिजीम को लाया, उस रिजीम को हटाया और इंसर्जेंसी क्रिएट करी। उन्होंने प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट करी। इस वजह से पूरे रीजन्स में, पूरी कंट्रीज को उन्होंने, अब यमन देख लीजिए, आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, उसके अलावा आप यमन देख लीजिए। आप अगर अरेबियन पेनिनसुला में देखते हैं तो यमन का जो हाल है, जिबूती को उस टाइम उन्होंने पूरा कंट्रोल कर रखा। अदरवाइज जिबूती अगर गल्फ ऑफ यमन में ना हो तो उसका हाल भी वही होना है। एनीवे, हम बात करते हैं इंडिया के पोस्चर की। इंडिया ने बहुत ही बैलेंस पोस्चर इस टाइम लिया हुआ है और पूरे दुनिया के सामने एक ऐसा प्लेयर है जिसको बुली करना आसान नहीं है, आर्म ट्विस्टिंग आसान नहीं है। हमें लगता है, हम बोलने बड़ी आसानी होती है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, वो बड़बोला आदमी है। वो पूरी दुनिया के सामने प्रेस मीडिया में बोलता है और उसकी उम्मीद ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसको कोई रिस्पॉन्स दें, जिसको शायद किसी और तरीके से ट्रांसलेट किया जा सके मीडिया हाउसेस की तरफ से। But they have taken a very good stance. India has taken a very responsible stance, जहाँ पर उन्होंने ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। But India is building itself silently. India is a key player. People throughout the world need to understand that we are emerging. Happy Republic Day once again and Jai Hind.